गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल वीर साइन में। हमने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की हम बात कर सकते हैं, चैप्टर स्टार्ट किया है। बीएससी 6 सेमेस्टर में आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर आपका आता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सो उसमें ऑलमोस्ट जो हमारे सिलेबस में सभी टॉपिक मैं करा चुका हूँ। इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है बॉन्डिंग इन मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट्स कि जो हमारे पास मोनोन्यूक्लियर मीन्स जहाँ पे सिर्फ एक ही मेटल है, हमें उसके बीच में बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन करना है कि वहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से होती है। और उसने कहा है कि मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट्स, हमें जो बॉन्डिंग के बारे में जो डिस्कशन करना है वो मेटल कार्बोनेट्स का करना है। तो जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट्स। उसके में एक दो प्रिपरेशन देखेंगे, उसमें बॉन्डिंग किस तरह से होती है, बॉन्डिंग के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर, हम जो बेसिक हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, जो बेसिक कंपाउंड्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज हमारा जो टॉपिक है वो मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट्स। सो टुडे आवर टॉपिक इज मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट। इसमें मैं लिख रहा हूं MCO X। यहाँ पे कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 मेटल आपकी ट्रांजिशन मेटल है, आपकी कोई भी मेटल वहां पे हो सकती है। लेकिन वो जो हम बात करेंगे, हम वहाँ पे मोनोन्यूक्लियर की बात करेंगे, मीन्स हम वहाँ पे एक से ज्यादा मेटल की कॉम्प्लेक्स की हम वहाँ पे बात नहीं करेंगे। सो मेटल कार्बोनेट की अगर मैं बात करूँ या सिंपल में कोई भी कंपाउंड की बात करूँ, हमारे पास जनरली क्या होता है, मेटल होती है, और एक होता है हमारे पास लिगेंड। मेटल को जनरली हम लुईस एसिड बोलते हैं और लिगेंड को हम लुईस बेस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग होती है। लिगेंड क्या करता है, जैसे मेरे पास मेटल होगी Ag पॉजिटिव और लिगेंड NH3 है, या मेरे पास यहाँ पे मेटल होगी कॉपर 2 पॉजिटिव, लिगेंड मेरे पास NH3 है। लिगेंड के पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मेटल पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मेटल को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और मेटल और लिगेंड के बीच में वहां पे बॉन्डिंग होगी। और इस तरह के जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको ऑर्गेनोमेटेलिक या हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनको वो बोल सकते हैं। जैसे सिल्वर का जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है कि वो कितने लिगेंड के साथ वहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हम किस मेटल की बात कर रहे हैं। जैसे सिल्वर जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके पास वहां पे जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 रहता है। और अगर मैं कॉपर की बात करूं, अमोनिया लिगेंड के साथ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पे 4 होता है। सो ये तो हमारे पास सिंपल मेटल कार्बोनेट्स हो गई, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आप कह सकते हो, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया हमारे पास, जिसमें अब जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होगी, हमने उसके बारे में बात की। लेकिन अगर मैं मेटल कार्बोनेट की बात करूं, मेटल कार्बोनेट यहाँ पे तो क्या था कि NH3 हो गया, ठीक है, इसके पास क्या थे, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अगर मैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता हूँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में मेरे पास क्या CO क्या है, CO तो लुईस वीक लुईस बेस होता है। ये क्या, यहाँ पे सभी स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है। ओके, जो मेरे पास CO होता है वहां पे वो क्या होता है, वो वीक लुईस बेस होता है। सो ये जो मेटल के साथ जो भी जल्दी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, मेटल हमेशा या तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी या लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। इस केस में क्या है कि मेटल अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब भी उसके साथ उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे आपने निकल टेट्राकार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स देखा होगा, मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या आपने देखा होगा VOCO 6 नेगेटिव, मेटल पे नेगेटिव चार्ज है। मेटल या तो क्या होगी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 0 होगी, ओके, या +1 हो सकती है, ये +2 हो सकती है मैक्सिमम, या फिर माइनस में होगी। मीन्स मेटल पे लो चार्ज रहेगा, मेटल पे हमेशा या तो उसकी इलेक्ट्रोनेसिटी ज्यादा रहेगी, -1 चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ गई 0, या जैसे आपने और कॉम्प्लेक्स देखे होंगे FeCO5, ओके, इस तरह के आपने
कॉम्प्लेक्स देखे होंगे इसमें जनरली मेटल क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे मेटल पे कितना चार्ज है, जीरो। यहाँ पे मेटल पे कितना चार्ज है, जीरो। और यहाँ पे मेटल पे कितना चार्ज है, -1। यहाँ पे मेटल पे कितना चार्ज है, -1। सो ये हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स हो गए। और जो हम बॉन्डिंग की बात करें, क्योंकि हमें मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स स्टडी करने हैं, जो मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें बॉन्डिंग की मैं बात करता हूँ, सो जो बॉन्डिंग है इसके अंदर डिफरेंट रहती है। हमने जैसे ये भी पढ़ा है ना, हमें अभी मैंने इससे पहले आपको मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था, मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी क्या है, जो ओलिफिन है मेरे पास, जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी क्या होती है, पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है। और वो पाई ऑर्बिटल क्या करती है, मेटल की डी ऑर्बिटल में, जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होती है, उसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, ट्रांसफर होता है। बट इस केस में अगर मैं मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, अगर मैं मेटल कार्बोनिल्स की आपको बताऊं, मेटल कार्बोनिल में क्या होता है, पहले हमारे पास ये होता है, हमारे पास CO लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। और जो मेटल में यहाँ पे तो क्या होगी, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगी मेटल की। बट जो इलेक्ट्रॉन यहां से आते हैं वो आते हैं सिग्मा ऑर्बिटल से, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और जैसे मैंने कहा कि CO लिगेंड जो हमारे पास होते हैं, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें बैक बॉन्डिंग भी होती है। और जब मेटल टू CO इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वो होता है इसकी फील्ड डी ऑर्बिटल से, इसकी फील्ड डी ऑर्बिटल से। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो होगा पाई ऑर्बिटल में, पाई स्टार ऑर्बिटल में। सो मींस आप देख सकते हो कि जब लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग हो रही है तब सिग्मा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है, और जब मेटल टू कार्बोनिल बॉन्डिंग हो रही है तब वहां पे पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है। बट इस केस में हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया था, बैक बॉन्डिंग भी होती है। जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब भी वो पाई ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेगा। और जब मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तब भी वो पाई ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेगा। बट इस केस में, कार्बोनिल के केस में हमारे पास क्या, एक बार तो सिग्मा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है, दिस वन इज द होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, एंड दिस वन इज LUMO, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। ये आपको पता है कि होमो मींस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड LUMO मींस लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं अभी इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको दिखाऊंगा, सो वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये था थोड़ा बहुत बेसिक का हमने बात की कि जो हमारे पास सिंपल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें इस तरह से बॉन्डिंग होती है। मेटल ऑर्बिटल्स में हमारी सिर्फ पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है। मेटल कार्बोनिल की अगर मैं बात करूं, वहां पे सिग्मा के साथ साथ पाई भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है। मींस क्वालिटेटिवली अगर मैं बात करूं, डिफरेंट यहाँ पे जो बॉन्डिंग का जो पैरामीटर या जो बॉन्डिंग की जो एक केमिस्ट्री होती है वो डिफरेंट होती है इन द केस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मेटल कार्बोनिल्स में कैसे हमारा जो बॉन्डिंग का जो प्रोसेस चलती है वो डिफरेंट रहती है। इसके बाद हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमारे पास डायग्राम है, एक बार उसको देखते हैं, उससे हमें थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। चलिए हम यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, क्योंकि हम कार्बोनिल की बात कर रहे हैं। CO में एक मैंने पहले भी आपको बताया था, जब CO फ्री होता है, जब CO फ्री होता है किसी मेटल के साथ कंबाइन नहीं होता, हम उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं दोबारा भी आपको बता रहा हूं, फ्री CO, इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। बट जब ये मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगा, MCO मैं लिख रहा हूं साथ में, चलो मैं यहाँ पे X भी लिख देता हूं, तब हम इसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 3CO मींस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड विद मेटल, दिस इज मेटल कार्बोनिल। इसके बाद हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम देखते हैं। देखो हमारे पास क्या होती है, कार्बन होता है, कार्बन के पास क्या होती है, 1s2 2s2 2p2, pH py pz आप अपनी तरफ से कर सकते हो। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 है, तो 2 2 2 6 2 2 4 + 4 8। सो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, एक साइड
ऑक्साइड तो मेरे पास यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज करती है। यहाँ पे क्या हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन और जो ऑक्सीजन की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें देती है। और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें यहाँ पे मेरे पास होती है 2s और यहाँ पे होता है 2p। दिस वन कार्बन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे होता है 2s ऑक्सीजन का और यहाँ पे होता है 2p ऑक्सीजन। अब मैं इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 1s को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि 1s दोनों में सेम होती है तो हम उसको नहीं करते हैं। सिर्फ जल्दी जो वैलेंस साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी की बात करते हैं। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये मैं ऑर्बिटल बना लेता हूं, यहाँ पे px py s ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन को भी समय पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और उसके बाद हम उसको जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉन को फिल करने के जो ऑर्बिटल्स में हमारे पास रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या पूरी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उनको हमें कहीं पे वॉयलेट नहीं करना है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 2p में 2px 2py 2pz, 1 2 3 4, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे px py pz, आप लिखना चाहते हो ठीक है, नहीं लिखना चाहते हो तब भी वो लिख देंगे। अब मेरे पास क्या है, सबसे पहले जो यहां पे होता है मेरे पास सिग्मा 2s, देन सिग्मा 2pz एंड आफ्टर दैट पाई x पाई y here सिग्मा स्टार 2p, दिस वन। अब इसको सॉरी यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s एंड आफ्टर दैट पाई x स्टार पाई y स्टार एंड सिग्मा स्टार 2pz एंड सिग्मा स्टार वहां पे क्या होगा, 2pz होगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4 6 10 10 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना होगा, फिल करना है। 2 2 2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम यहाँ पे ऑर्बिटल दिखा सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको याद होना चाहिए, सिग्मा स्टार 2p। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से भी दिखा सकता हूँ। तो इसमें हम बात कर रहे थे और ये इधर से आएगा, दिस वन फ्रॉम आल्सो हियर एंड दिस वन फ्रॉम दिस। सो हम हमारे में क्या ये क्या है, होमो आइसोक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस वन इज लूप। ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वो में क्या शो कर रहा है कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो। और मैंने क्या कहा था, जैसे हमारे पास क्या मेटल, जो कार्बोनिल मॉलिक्यूल है उसके पास क्या है, दोनों कार्बन और ऑक्सीजन, जो कार्बन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन ऑक्सीजन के पास दोनों के पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है मेटल की, तो क्या है एम्प्टी डी ऑर्बिटल है हमारे पास। मेटल में क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। क्योंकि आप निकल की बात कर लो, अगर मैं निकल की बात करता हूं जैसे NiCO4, निकल का एटॉमिक नंबर कितना है 28, 3d8 और S2।
जो 3d8 है 8 में वहां पे क्या 2 ऑर्बिटल वैकेंट है। सो यहाँ पे क्या होता है, ये कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व करता है अपनी, यहाँ पे जो मेटल CO जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व करता है वो इन्वॉल्व करता है अपनी सिग्मा स्टार 2s, और इसकी क्या होती है d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे इस तरह से बॉन्डिंग होती है। ओके, और जब इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग होती है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज C ट्रिपल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अगर मैं इसके यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, ये इधर M डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जब ये इधर जाएगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोबारा आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो हमें क्या शो कर रहा है कि हमारे पास बॉन्डिंग के टाइम कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है, जब लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग होती है, कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है जब मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे क्या है कि जो सिग्मा स्टार 2s उसके पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन से है ना, देखो यहाँ पे मैंने कार्बन लिखा है और कार्बन की 2s ऑर्बिटल है, और कार्बन की 2s ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मेटल को डोनेशन होता है मेटल को, और मेटल को जब डोनेशन होता है तो मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और मेटल टू कार्बन के बीच में वहां पे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और इंटरेक्शन किसके साथ होती है, जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है मेटल की या वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इन एडिशन टू द ओवरलैप ऑफ फील्ड, यहाँ पे क्या है कि जो फील्ड कार्बन सिग्मा ऑर्बिटल विद एन एम्प्टी सिग्मा टाइप मेटल ऑर्बिटल, कि जो कार्बन की जो फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल है वो मेटल की एम्प्टी सिग्मा ऑर्बिटल के साथ वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। तो इसके पास यहाँ पे क्या है, अब सेकंड क्या है, इसके पास दो एक सेट है। देखो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा वो किस में होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल में होगा, और जब मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी वो भी एम्प्टी ऑर्बिटल में होगा, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है उसमें तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। सो जब मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग होती है, जब मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग होती है तो वो होती है ल्यूमो में। मेटल क्या करता है, सॉरी हम इसमें यही लिख रहे थे, तो यहाँ पे लिमो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है पाई एक्स स्टार में, जिसके पास ये डी जनरेट ऑर्बिटल है। डी जनरेट ऑर्बिटल हमारे पास वो होती है जिनकी एनर्जी क्या होती है वहां पे सेम होती है। CO molecule also contain a set of degenerate pi star orbital which are unoccupied. These are lowest unoccupied molecular orbital and these are highest occupied molecular orbital. तो लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग हो रही है तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू वैकेंट डी ऑर्बिटल में होगी, और जब मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग होगी तो वो कहां से होगी, मेटल की जो फील्ड डी ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर होगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का वहां पे ट्रांसफर होगा। द पाई स्टार ऑर्बिटल पोजेसेस proper symmetry that they can accept electron density from the metal filled metal d orbital in this behavior as a powerful pi electron receptor which stabilize MCO bond. So इसने क्या किया, मेटल की d ऑर्बिटल से CO में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, C ऑर्बिटल में यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो हम इसको लिखते हैं पाई एक्सेप्टर। देखो मैंने आपको बहुत बार कहा है कि CO लिगेंड और हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, वो सिग्मा डोनर होता है और स्ट्रॉन्गली पाई एक्सेप्टर होता है। मैं दो चीजों की बात करता था हमेशा, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। सिग्मा डोनर मींस आपने यहाँ पे देख लिया कि ये सिग्मा को क्या करता है, डोनर है, और पाई क्या है, एक्सेप्टर है। तो CO मॉलिक्यूल हमारे पास कैसे हो गया, सिग्मा डोनर के साथ साथ वो वहां पे स्ट्रॉन्गली पाई एक्सेप्टर भी होता है। सो जो CO मॉलिक्यूल है उसकी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम जो मेटल की ऑर्बिटल्स है। These CO molecules have the ability to accept the electron in their low-lying unoccupied molecular orbital from the filled metal d orbital. उसकी एक एबिलिटी होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर, हम इसको बोलते हैं, ये क्या होगा, पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर के साथ साथ हम इसको जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम पाई एसिड भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है हम उसको पाई एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिड होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बेस होते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा था, CO हमारा क्या है, वीक लुईस बेस है। CO वीक लुईस बेस है, उसका जो पाई एक्सेप्टर करैक्टर है वो ज्यादा है। अगर मैं उसके लुईस बेस के करैक्टर की बात करूं तो वो वीक है, लेकिन उसका जो पाई एक्सेप्टर करैक्टर है वो वहां पे ज्यादा है। पाई एसिड, इसलिए हम इसको CO जो हमारे पास लिगेंड होता है वो पाई एसिड भी होता है और पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह भी होता है। इसमें हमारे पास CO ही लिगेंड नहीं है, ऐसे नहीं है, साइनाइड, नाइट्रो, CN, नाइट्रो, फोस्फाइन, बहुत से ऐसे लिगेंड है
जो सिग्मा डोनर के साथ साथ स्ट्रॉन्गली पाई एक्सेप्टर होते हैं। जैसे इथाइलिन क्या था, इथाइलिन पाई डोनर है और पाई एक्सेप्टर है। जो इथाइलिन मॉलिक्यूल था मेरे पास, जब मैंने मेटल ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात की तो मैंने नहीं कहा कि वहां पे जो हमारे पास इथाइलिन यूनिट है वो अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो पाई डोनेट करता है और पाई एक्सेप्ट करता है। इसकी दोनों की पॉसिबिलिटी, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी है और पाई एक्सेप्टर भी है। बट सीओ जो हमारे पास लिगेंड है वो सिग्मा डोनर है और स्ट्रॉन्गली पाई एक्सेप्टर है। सो पाई एक्सेप्ट लिगेंड हमारे पास कौन से होते हैं? लिगेंड व्हिच आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल्स, उनको हम क्या कहते हैं? जो भी लो लाइन इज वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, इस टाइप की जो हमारे पास लिगेंड होते हैं उनको हम बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। एक मैंने कहा था कि जो बॉन्डिंग है कार्बन मोनोऑक्साइड में वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट है। क्वालिटेटिवली डिफरेंट क्या है कि जब ये कार्बन लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग हो रही है तब वो सिग्मा ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर रहा है, बट जब मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग हो रही है तब वो पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर रहा है। उसके दो फैक्टर है, सिग्मा के साथ साथ पाई एक्सेप्टर फैक्टर भी है। बट अगर मेरे पास मेटल के साथ साथ यहाँ पे मेटल में मेरे पास यहाँ पे इथाइलिन यूनिट है, सपोज करो, सॉरी मैं मेटल के साथ लिख रहा हूँ, मैं कल वाला कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज कर रहा हूँ, प्लेटिनम Cl3 C2H4। यहाँ पे जब मेटल के साथ C2H4 बॉन्डिंग करता है तब भी वो पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व करता है, और जब लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग होती है तब भी पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है। जब मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग होती है तब भी वहां पे क्या होती है? पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है। सो इससे यहाँ पे क्लियर होता है कि जो क्वालिटेटिवली अगर हम बॉन्डिंग की बात करें वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू और जो हमारे इसमें जो हम क्या कह सकते हैं, जो अनसैचुरेटेड लिगेंड्स है, बिकॉज यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ये भी अनसैचुरेटेड है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, वो भी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है। सो डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है, अनसैचुरेटेड लिगेंड है, जिन्हें बॉन्डिंग का पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है। जो बॉन्डिंग का पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है। आपको इस चीज में ध्यान रखना है, आपको ये कभी भी ये इस चीज को जनरलाइज नहीं करना कि जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा पाई ऑर्बिटल को ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी यहाँ से। इसमें हमारे पास और अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि CO क्या हमारे पास रिलेटिवली वीक लुईस बेस होते हैं, रिलेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं विद वेरी लो लुईस बेसिटी उनकी कम होती है। अनलाइकली टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, मॉलिक्यूलर कंपाउंड ऑफ CO हैव बीन फाउंड टू बी क्वाइट स्टेबल। बट जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है हमारे पास CO मॉलिक्यूल के वो स्टेबल है। स्टेबल इसलिए क्योंकि सिग्मा डोनर के साथ साथ उनकी पाई एक्सेप्टर फैक्टर भी है, और मेटल कार्बोनिल के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है। मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी क्या वहां पे इनहैंस हो जाएगी। ओके, आल्सो द मॉलिक्यूल CO बाइंड इटसेल्फ टू द मेटल थ्रू इट्स कार्बन एंड विद द रिजल्ट, देखो यहाँ पे इसने इसके साथ बॉन्डिंग की, कार्बन एंड के साथ बॉन्डिंग की, एंड द CO आर टर्म्ड एज ऑर्गेनोमेटालिक, इसलिए हम इन कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस, या हम इनको मेटल कार्बोनिल्स भी कहते हैं। The strange feature of CO in its complex indicate that the bonding must be quite unusual and interesting। जो मैंने आपको पहले कहा कि जो बॉन्डिंग होती है क्वाइट अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग होती है। इंटरेस्टिंग इसलिए होती है कि एक बार वो सिग्मा ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर रहा है और एक बार वो पाई ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए वो इंटरेस्टिंग और थोड़ी अनयूजुअल है एज कंपेयर टू जो हमारे पास अदर लिगेंड्स हैं, अनसैचुरेटेड जो लिगेंड्स हैं उनके केस की हम बात करें। The high stability of metal carbon bonding in transition metal carbon is relative to instability metal carbon bonding in transition metal alkyls। जो अल्काइल के केस में क्या होता है? ओनली सिग्मा बॉन्डिंग होती है, क्योंकि जो अल्काइल्स होते हैं, अल्केन हो गए, MCH3 हो गया, जहाँ पे मिथाइल हो गया, इथाइल प्रोपाइल, इस तरह के लिगेंड्स हैं, वहाँ पे क्या ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है। बैक डोनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है कि मिथाइल मॉलिक्यूल वहां से बैक डोनेशन करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। सो इसमें अगर मैं बात करूं फर्दर वैलेंस बॉन्ड डिस्क्रिप्शन की, अगर मैं बात करूं जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इसका वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर है कि इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मेटल में नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, दिस वन इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। द करंटली एक्सेप्टेड व्यू ऑफ द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर, दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। ओके, मैं इसमें एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर की अगर मैं बात करूं, सो बॉन्डिंग किस तरह से होती है ये सभी आपने देख लिया। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर में हमारे पास यहाँ पे क्या है? मेटल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जो मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड होगा इसकी यहाँ पे इसकी जो पॉजिटिव ऑर्बिटल है वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ इस तरह से मर्ज हो जाएंगे। मैं इस तरह से इसको
लिख सकता हूँ सी ट्रिपल बॉन्ड ओ और यहाँ पे मेटल, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जो होती है लिगेंड टू मेटल। इस तरह से अगर मैं एरो लिखा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग हो रही है। दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम की अगर मैं बात करूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ए ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज द क्लियर, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ए ट्रिपल बॉन्ड। इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड बाय डोनेशन ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन एंड टू ए वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल। This is followed by the formation. This is followed by the formation of a pi bond. Pi bond बनता है, pi bond कब बनता है? जो ये वाला है। This is followed by the formation of pi bond by back donation from the filled metal d orbital. मेटल की यहाँ पे dxy orbital हो सकती है and dyz orbital हो सकती है into back donation from filled metal d orbital. उसको अगर मैं दिखाना चाहूं मेटल की जो फील्ड डी ऑर्बिटल है और यहाँ पे मेरे पास क्या है सी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे क्या होगी, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी क्योंकि ये क्या देखो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये क्या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जब मैंने आपको मेटल और जिंक कॉम्प्लेक्स कराया था तो मैंने वहां पे आपको दिखाया था कि इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव एडिशन भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। वो दोनों तरह से जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो दोनों तरह से कंबाइन हो सकती हैं और जब वो कंबाइन होगी तो डिफरेंट टाइप की ऑर्बिटल्स बनाएंगी, ये आपस में कंबाइन होगी, ये आपस में कंबाइन होगी और इसको हम दिखा सकते हैं मेटल यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच में पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। ये देखिए ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम है जिसकी हेल्प से हम उसकी बॉन्डिंग को वहां पे क्लियर कर सकते हैं। सो इसमें यहाँ पे क्या है कि मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू लोन पेयर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एटम। कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, सिग्मा स्टार टू एस। कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है, सिग्मा स्टार टू एस। ड्यू टू लोन पेयर डोनेशन फ्रॉम कार्बन एटम टू मेटल, मेटल में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। मेटल की ऑर्बिटल हम नहीं बता सकते किसमें इलेक्ट्रॉन का वो dx में जा रहा है, dy में जा रहा है, dzx में, किसी dx के माइनस y के या dzx के किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है लेकिन वो एम्प्टी होगी। आफ्टर दैट क्या है कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मेटल टू कार्बन ड्यू टू बैक डोनेशन फ्रॉम फिल्ड मेटल ऑर्बिटल इनटू द एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल। जो है यहाँ पे क्या एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल, उसको हम लूंगो लिख सकते हैं और इसको मैं होमो लिख सकता हूँ, इसको मैं लूंगो लिख सकता हूँ, इसको मैं वहां पे होमो लिख सकता हूँ। तो सच ए ड्रिफ्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द मेटल टू कार्बन, वही बातें हैं दोबारा रिपीट की गई बुक में। सच ए ड्रिफ्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द मेटल टू कार्बन टेंड्स टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द CO। जब मेटल CO पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्रिफ्ट करेगा तो वहां पे क्या होगी, CO पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और CO इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन पे ट्रांसफर कर देगा और ऑक्सीजन पे क्या होगा, जो एक अनसेव्ड पेयर होगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे इंक्रीज हो जाएगा और उससे क्या होगा, जो मेटल कार्बन का बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जहां पे ट्रिपल बॉन्ड था वहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाएगी, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाएगी, मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। इसको ध्यान से देखना, वो क्या कह रहा है कि सच ए ड्रिफ्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द मेटल टू द कार्बन tends to increase electron density on the CO molecule thereby enhancing its sigma donor power। इसकी sigma donor power क्या होगी, वहां पे increase हो गई। At the same time the drift of electron density from carbon to the metal decreases and electron density on the CO thereby enhancing the pi acceptor strength। Thus sigma and pi bond formation reinforce each other। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, रेनफोर्स कर रहे हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CO मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। इसको हम बोलते हैं साइनर्जिक प्रोसेस भी बोलते हैं।
इसको हम क्या कहते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको हम साइनर्जिक। साइनर्जिक प्रोसेस कैसे होती है कि मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, मींस इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इसकी घट जाएगी, इसकी घटेगी तो इसकी बढ़ जाएगी, मींस एक दूसरे के अपोजिट होती है। साइनर्जिक प्रोसेस क्या होती है कि जब कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सेम टाइम मेटल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये नहीं होगा कि कार्बन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, उसके बीच में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद 1 घंटे या 2 घंटे बाद मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी और वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टार्ट करेगा। ये प्रोसेस साइनर्जिक होती है, साथ के साथ प्रोसीड होती रहती है। So the term synergic has been applied to describe such a reinforcement. This explains why CO is a weak Lewis base towards non-transition metal halides like BX3LS। इसलिए CO जो हमारे पास क्या वहां पे वीक लुईस बेस होता है। CO क्या होता है जो हमारे पास वहां पे वीक लुईस बेस होता है। यही लिखा हुआ है कि CO सिग्मा डोनर होता है, स्ट्रॉन्गली पाई सेक्टर होता है। अब इसमें हमारे पास आता है एविडेंस फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स की। जो हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स है उसके हमारे पास क्या एविडेंस है कि मैं कह रहा हूं कि मेटल कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई है और CO की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वहां पे कम हो गई है। उसको चेक करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम हेल्प लेते हैं। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ये चेक करते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किस तरह से हम उसको कि जो मल्टीपल बॉन्डिंग है मेटल कार्बोनिल के बीच में, सिंगल वहां पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, वहां पे मल्टीपल बॉन्डिंग है। एविडेंस फॉर द मल्टीपल बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, उसके लिए हमारे पास क्या एविडेंस है कि बैक डोनेशन फ्रॉम मेटल टू कार्बोनिल इज एक्सप्रेस्ड टू इंक्रीज मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ। कि बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू कार्बन इज एक्सप्रेस्ड टू इंक्रीज द मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डिक्रीजेस द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। मैं यहां पे अगर मेंशन करना चाहूं कि बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू मेटल टू कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सप्रेस्ड टू इंक्रीज द metal carbon bond strength and decrease the carbon oxygen bond strength। उसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, इस तरह से मैंने इसको वहां पे रिप्रेजेंट किया कि मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई और कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी वहां पे डिक्रीज होगी। ओके, दिस इज आल्सो अंडरस्टैंडेबल बिकॉज बैक डोनेशन फ्रॉम मेटल टू कार्बन पॉपुलेट पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ CO व्हिच इज वीकन्स द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। वो क्या कर रही है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या कर रही है वहां पे इंक्रीज कर रही है। दस द साइनर्जिक प्रोसेस इज एविडेंस बाय शॉर्टर। देखो मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी तो मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी। देखो जैसे मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान से सुनना, एज द मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस देयर इज शॉर्टर इन द बॉन्ड लेंथ। जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी वहां पे वो इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के साइनर्जिक प्रोसेस है। मेटल कार्बन की घटेगी तो कार्बन ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी। मेटल कार्बन डिपेंडिंग अपॉन द टर्म, मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखो बॉन्ड लेंथ मेटल कार्बन की कम होगी तो कार्बन ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी, मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो कार्बन ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाएगी। बोथ आर साइनर्जिक प्रोसेस। Thus the synergic process is evidenced by shorter metal carbon bond length and longer CO bond as compared to metal carbon single bond and C triple bond respectively. So infrared spectroscopy की हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि जो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है हमारे पास, हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ को चेक किया या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का हमने डाटा को प्रेडिक्ट किया
डाटा को हमने चेक किया एक्सपेरिमेंटली, और वहां से क्लियर हुआ कि जब मेटल कार्बन के ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है तो वहां पे बैक डोनेशन की वजह से मेटल कार्बन का तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या वहां पे वीक हो रहा है। सो मेरे पास जैसे कुछ एक्सपेरिमेंटल है, अगर मेरे पास फ्री कार्बोनिल है, फ्री CO मॉलिक्यूल है, जो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये इसका जो IR की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है सेंटीमीटर इनवर्स में, उसकी वैल्यू है 2185 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, जो CO की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो 2185 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ओके, अब मेरे पास डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस आप देखना ध्यान से, आपको क्लियर हो जाएगा। NiCO4 है मेरे पास, CO4 नेगेटिव है, और मेरे पास यहाँ पे क्या CO4 2 नेगेटिव है। ओके, मेरे पास ये 3 कॉम्प्लेक्सेस है, और मैंने यहाँ पे CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू, मैं इसको यहाँ पे म्यू लिख देता हूँ, म्यू CO मींस मैं CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो आप, बैक डोनेशन कब इंक्रीज होगा? मैंने वैसे भी पहले आपको क्या कहा था कि जो कार्बोनिल मॉलिक्यूल है वो मेटल के साथ तभी बॉन्डिंग करता है जब मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, या तो +1 +2 चार्ज हो उसके पास, या उसके पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ये नहीं कि उसके पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। मेटल पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम है कि वो दोबारा बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, और बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा जो CO का जो एक इंटरनल बिहेवियर है कि वो पाई सेप्टर करैक्टर भी होता है, उसको वो वहां पे फुलफिल नहीं कर पाएगा, और जब वो फुलफिल नहीं करेगा तो वहां पे कॉम्प्लेक्स उस तरह के नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो मल्टीपल बॉन्डिंग है मेटल कार्बोनिल के बीच में वो है या नहीं है, या बैक डोनेशन से जो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उसके लिए हम हेल्प लेते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, बिकॉज आपको पता है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बॉन्ड स्ट्रेंथ ही चेक करते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप से डिटेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूं, सेम हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अब देखो, निकल पे कितना चार्ज है 0, यहाँ पे कितना चार्ज है -1, और यहाँ पे कितना चार्ज है -2। मेटल पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, मेटल पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो मेटल उतना ही स्ट्रॉन्गली बैक डोनेशन करेगा। मेटल पे जितनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, मेटल की उतनी ज्यादा पावर रहेगी, वो कार्बोनिल मॉलिक्यूल को उतना ही स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। देखो इसमें निकल पे 0 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे -2 चार्ज, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और फर्दर इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कम होगी, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा होगी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी तो जो CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, उतनी ही कम होगी। CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। तो जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल है इसमें जो μCO है, मींस IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, सबसे कम होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी है 1790, यहाँ पे 1920, और यहाँ पे है 2040। क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कम है तो जो CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी बैक बॉन्डिंग और बढ़ गई, CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज होगी, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी वहां पे बैक बॉन्डिंग होगी, और बैक बॉन्डिंग होगी तो इतना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएगा। FeCO4 2 नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 1790 है। ऐसे मेरे पास एक केस हो रहा है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो आई होप अब तो आपको इसकी कुछ दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है। मैं इसको रब कर देता हूँ, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया था। मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है मेटल कार्बोनिल के, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ μCO की सेंटीमीटर इनवर्स CO। यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स है VCO6 नेगेटिव, CrCO6, and this one is MnCO6 प्लस चार्ज। ओके, यहाँ पे क्या प्लस Mn2CO10, MnCO5 है, सॉरी यहाँ पे 6 से लिखा फॉर एग्जांपल इस तरह से। VCO6 में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम। मींस इस केस में जो पाई बैक बॉन्डिंग है सबसे कम होगी, पाई बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी तो इसकी जो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और इस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। बिकॉज वैनेडियम पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, वैनेडियम पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो जो पाई बैक बॉन्डिंग है वो ज्यादा होगी, पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो जो CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगी। VO6 नेगेटिव के केस में 1860 एंड हियर इज 2000 एंड हियर इज 2090।
तो जाकर, क्योंकि मैंने क्या कहा था, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो VCO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगी, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम। सो इस तरह से जो हम मेटल कार्बोनिल के बीच में जो हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। एक इसमें हमारे पास छोटा सा टॉपिक और आता है प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, वो भी देख लेते हैं हम। हमारे केस में सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स की अगर मैं बात करूं, हमारे जो सिलेबस है उसमें सिर्फ हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिस हैं वो मोनोन्यूक्लियर है, तो मोनोन्यूक्लियर के ही एक दो मेथड डिस्कस करेंगे जो हमारे पास प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं। देखते हैं तो हमारे पास जैसे निकल टेट्राकार्बोनिल आपने पढ़ा है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हम ट्रीट कराएं तो निकल टेट्राकार्बोनिल हमारे पास वहां पे बन सकता है। कुछ हमारे पास इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, इसमें हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन भी होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। सो हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स कि मेटल कार्बोनिल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, एक हमारे पास डायरेक्ट इंटरेक्शन है, डायरेक्ट इंटरेक्शन में डायरेक्ट हम मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड को एक दूसरे के साथ Ni+4CO 25 डिग्री सेल्सियस में हमें क्या देगा, NiCO4 Fe5CO at 150 डिग्री सेल्सियस, हाई प्रेशर, ये क्या देगा FeCO5। ओके, रिडक्शन में क्या होता है, जैसे मेरे पास वैनेडियम ट्राइक्लोराइड को मैं 4 सोडियम के साथ डाइग्लाइन CO और डाइग्लाइन मैंने यहाँ पे डाला है, इसमें जब मैं इसको रिएक्शन कराता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम डाइग्लाइन के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और साथ में VCO6 नेगेटिव +3 NaCl, वो आप सब बैलेंस कर लेना। रिडक्शन में हम इस तरह से उसको रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम मेटल। ऐसे अगर मैं, मेरे पास क्या है, रुथेनियम आयोडाइड है, रुथेनियम ट्राइआयोडाइड को मैं सिल्वर के साथ अगर रिड्यूस करता हूँ एट 175 डिग्री सेल्सियस हाई प्रेशर पे, तो मेरे पास क्या बनेगा, रुथेनियम कार्बोनिल बन जाएगा। क्रोमियम ट्राइक्लोराइड को अगर मैं RmGH प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करता हूँ रूम टेम्परेचर पे, RT रूम टेम्परेचर, तब मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, CrCO6, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। टंगस्टन को आप करोगे, आपका टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमारे केस में सिर्फ मोनोन्यूक्लियर है, तो इसमें मैं मोनोन्यूक्लियर को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और इसमें हमारे पास है एडिशन रिएक्शन, ये सब रहने दो, रिडक्शन, ओके हो। सो ये दो मेथड आप ध्यान रखना, डायरेक्ट इंटरेक्शन और रिडक्शन। इसके बाद मैं स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ मोनोन्यूक्लियर है तो बायोन्यूक्लियर को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास इसमें आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जैसे मेरे पास यहाँ पे है CrCO6, CrCO6 में क्या है, क्रोमियम है, CO 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 CO, इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगी। FeCO5 में FeCO CO 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 OC। निकल टेट्राकार्बोनिल का आपको पता है NiCO4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। NiCO4 हमारे पास क्या होता है, 3D8 4s2। NiCO4 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से।
ओके, इसमें हमारे पास मोनोन्यूक्लियर में यही है, जनरली इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, और सब बायन्यूक्लियर ट्राइन्यूक्लियर में आते हैं। सो ये था हमारे पास जो हमारा टॉपिक बचा था मेटल कार्बोनिल चैप्टर्स में, कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मैंने मेटल कार्बोनिल्स में जो भी बॉन्डिंग के उसके जो भी मेन एस्पेक्ट्स थे, जितने भी हो सकते थे, मैंने हर एक को डिस्कस किया है। अब बैक बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पे मैंने उसको डिस्कस किया, उसकी एमओटी के बेसिस पे हमने उसको डिस्कस किया, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का हमने उसके बेसिस किया। सो मुझे नहीं वैलेंस उसका जो वैलेंस स्ट्रक्चर क्या कहते हैं उसको, वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे मैंने उसको डिस्कस किया। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ टॉपिक रहता है आपका। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि पाई सेप्टर करैक्टर क्यों होता है, सीओ को पाई सेप्टर क्यों बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड क्यों बोलते हैं, वो भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। इवन उसकी जो प्रिपरेशन की हमने बात की वो भी मैंने वहाँ पे 2 to 3 मेथड डिस्कस किए। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर